सर, हाल फिलहाल में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का स्वर्गवास हुआ। उनके कार्यकाल को एक सिख नेता के तौर पर किस तरह देखते हैं? देखिए, सिख नेता के तौर पर भी और जो हिंदुस्तान में जो उनके कार्यशैली रही काम करने की, वो हमारे देश के लिए बहुत उन्होंने जो काम किया वे उल्लेखनीय है। और हम भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इस बात के लिए उनका समर्थन करते हैं कि जब 1991 में जो वो वित्त मंत्री बने थे नरसिम्हा राव जी की सरकार में, तो देश की जो आर्थिक हालात थी उस समय $1 मिलियन की विदेशी हमारे पास करेंसी थी, जो कि हमारी अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी खतरनाक था। और आर्थिक लेवल पर हमारी भारत देश की स्थिति उस समय ऐसी थी कि मात्र 15 दिन के आयात की कैपेसिटी थी भारत के पास। और उस हालात में जो है मनमोहन सिंह जी ने वित्त मंत्री का कार्यभार संभाला, लेकिन उनके कार्यकाल में अपने वित्तीय कौशल और अपने नेतृत्व में जो उन्होंने काम किया, जब 2014 में उनकी सरकार गई तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग $303 बिलियन था। तो ये उनकी विशेषज्ञता कही जाएगी कि देश को उन्होंने आर्थिक संकट से बाहर निकाला और देश को एक आर्थिक प्रगति का रूप दिया। और 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तो उसको स्पीड को और हाई करते हुए उन्होंने $303 बिलियन को 704.89 बिलियन पर पहुंचा दिया। तो ये उनका 2.5 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया उस वित्तीय स्थिति को। तो आज हमारे देश की आर्थिक स्थिति अब तो देखते हैं, अब हमारा 4थे स्थान पर है विश्व में स्थान आर्थिक लेवल पर। लेकिन उस समय 91 में जो स्थिति थी, बहुत संकट के समय उन्हें वित्त मंत्री बनाया गया था और उस संकट को देश से निकालने का श्रेय उन्हीं को जाता है। एक RTI कानून उन्होंने पास किया, उन्होंने राइट टू एजुकेशन पास किया, राइट टू फूड जो है उन्हीं की सरकार की देन है। तो RTI के माध्यम से उन्होंने जो काम किया उसके वजह से कांग्रेस पार्टी को इसका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि जितने भी घोटाले उस कार्यकाल में हुए वो RTI के माध्यम से देश और दुनिया के सामने उजागर हो गए, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। और 2014 में उनकी सरकार इन्हीं घोटालों की वजह से चली गई। तो ये RTI कानून उन्हीं की देन है और ये कांग्रेस के लिए कब्रगाह बनी। तो ये मनमोहन सिंह जी की देन रही। सर, उनके बारे में कहा जाता है कि वो किसी चीज का जवाब देने से अपेक्षा चुप रहने में ज्यादा विश्वास करते थे। चुप रहते थे, लेकिन उनका कार्य बोलता है और वो बोला भी। भले इससे देश को कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ, लेकिन देश का भला हुआ। इसलिए हम कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे जो भी किसी भी पार्टी में हो, हम उनका समर्थन करते हैं, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है पहले देश तब पार्टी और तब परिवार। इस मूल विचारधारा के कारण हम मनमोहन सिंह जी का आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। सरदार पटेल भी कांग्रेस से बिलोंग करते थे। देश के पहले प्रधानमंत्री, सिख प्रधानमंत्री जो हुए भारत के, वो मनमोहन सिंह जी थे। क्या दूसरा प्रधानमंत्री कभी हो सकेगा सिख कोई? नहीं, ये तो चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। और देश में तो एक से एक होनहार लोगों की कमी नहीं है इस देश में। ऐसा थोड़ी है कि कोई गिनती के लोग हैं या कोई गांधी परिवार ने कोई ठेका थोड़ी ले रखा है देश के। देश की जनता जिसको चुनेगी वो इस देश का प्रधान बनेगा, जिसमें वैसा टैलेंट होगा। नरेंद्र मोदी जी बहुत कहाँ से आए आपने देखा ही है, और कहाँ पहुंचे और देश को कहाँ लेकर गए। तो देश में नेताओं की कमी नहीं है और ना ही काम करने वालों की कमी है। उनको मौका मिलना चाहिए। 2025 में जो बिहार में चुनाव होने वाला है, किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़िएगा सर? मुद्दा विकास का ही रहेगा और बिहार का विकास पूरी दुनिया देख रही है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब एनडीए की सरकार बनी थी तो बिहार में प्रति व्यक्ति आय 8700 रुपये थी, आज बढ़ के वो 63,000 रुपये हो गई है प्रति व्यक्ति। तो अर्थव्यवस्था के मामले में भी हमारी बहुत बड़ी छलांग है। और विकास का तो पैमाना आपने देखा ही, जितनी पुल पुलिया रोड का निर्माण हुआ बिहार में, इससे पहले की सरकारों ने सिर्फ लोगों को ठगने का काम किया। शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बिहार काफी अग्रणी राज्य बनते जा रहा है। तो इस मामले में आप देखें तो हमारा बिहार हर मायने में अभी अपने सर्वोच्च पोजीशन पर है। तो स्वाभाविक है कि 2025 में हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे,
क्योंकि सारा काम जो है उन्हीं के कार्यकाल में हुआ। आज आर्थिक स्थिति भी बिहार की, जब उन्होंने संभाला था बिहार तो 1 लाख करोड़ का बजट होता था, आज 8 गुना बढ़ के बजट 7 लाख करोड़ के आसपास चला गया। प्रति व्यक्ति आय के मामले में भी हम छलांग लगा चुके हैं। तो बहुत सारी चीज है। अल्पसंख्यकों के मामले में नीतीश सरकार ने क्या क्या काम किए सर, और क्या काम की आशा रखते हैं कि और होना चाहिए नीतीश सरकार में 2025 के चुनाव के बाद? क्या क्या एजेंडा अल्पसंख्यकों के लिए होना चाहिए सर? हर समाज के लिए उन्होंने काम किया। आप देखिए, कर्ज के मामले में बिहार को गरीब राज्य कहा जाता है, लेकिन बिहार पर कर्ज के मामले में आप उठाकर देख ले तो मात्र 2.5 लाख करोड़ के आसपास कर्ज है। और पंजाब जैसा जो विकसित राज्य कहा जाता था उस पर 4 लाख करोड़ का कर्ज है। और अभी जो उस सब जगह सरकार चल रही है, जैसे आपकी जो सरकार चल रही है, तो उनका ये स्थिति है कि जो उन्होंने वादा किया है लोगों से, वो वादा पूरा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पहले से ही उस पर कर्ज बहुत ज्यादा है। और इस तरह की घोषणा से राज्य को और ज्यादा आर्थिक नुकसान होने जा रहा है। तो हमारे बिहार में जिस तरह से चुनाव का माहौल अब 2025 में बनते जा रहा, तो मुख्य मुद्दा क्या रहेगा नीतीश सरकार की? मुख्य मुद्दा रोजगार और बिहार का विकास और शिक्षा के क्षेत्र में हम अब अग्रणी होते जा रहे हैं राज्य में। तो ये मान के चले कि बिहार की जनता एक बार फिर एनडीए को ही चुनेगी, ऐसी मुझे पूरी संभावना है, पूरी उम्मीद है, क्योंकि हमारा काम चाहूं और दिख रहा है। मोदी जी का विकास और डबल इंजन की सरकार का जो काम है वो सब लोगों को नजर आ रहा है। 2025 इन कर गया, नए साल में बिहार वासियों को क्या कुछ शुभकामना देना चाहेंगे? बस बिहार वासी पहले जिस तरह से हम लोग तरक्की कर रहे हैं, इसी तरह दिन दूनी तरक्की करें और देश का नाम रोशन करें, बिहार का राष्ट्र नाम रोशन करें, बिहार के हमारे युवा आगे बढ़ें। यही अपेक्षा के साथ मैं सभी बिहार वासियों को नव वर्ष की भी शुभकामनाएं देता हूँ। चलिए, बहुत